हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम हिस्ट्री का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 4 तक पूरा अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पे, हम पूर्वावलोकन जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको करवाते हैं। सभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएस का, चाहे आईएएस का, चाहे आरओ एआरओ का, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आज देख लेते हैं। आज हमारा कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 32 क्वेश्चन ही है, लेकिन हम पूरा आपको अस्थाई बंदोबस्त, या जिसको जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, आपका रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब आपको डिटेल में आज हम समझाएंगे। ठीक है, आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो हम रिवीजन भी करते चलते हैं और हम समझाते भी चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे जो लोग नए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ये देखिए 2021 में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, वहाँ पर पूछा गया था। तो ये बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1901 में। ठीक है, 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो इस किसके द्वारा प्रकाश, अभी तो ये पूछा है कब प्रकाशित हुई थी। अब तक क्या पूछता था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है। तो आपको सबको पता होगा, दादा भाई नौरोजी की। याद रखिए, मैं लिख देता हूँ, दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, इनकी पुस्तक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता था। अब तक ये सब पूछा जाता था, लेकिन अब क्या पूछ लिया गया, ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो 1901 में। इस समय भारत में कौन सा वायसराय था? करजन था। याद रखिएगा, वो करजन था। अब ये पूछ सकता है कि अगले बार में आपसे ये पूछ सकता है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो कोई होगा, जैसे हमारे यहाँ गीता प्रेस होता है और कई प्रेस हैं, प्रकाशित करते हैं पुस्तक। तो ये लंदन के, याद रखिएगा, लंदन के एस, ठीक है, एस सोने चेन। तो याद रखिएगा, सोने स्चेन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। लंदन के यस, या ये के लंदन के, यही आपको यस सोने स्चेन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, एस सोने स्चेन द्वारा प्रकाशित की गई थी। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, एस सोने स्चेन द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, मतलब ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो ये मतलब जो ये कहते थे कि जैसे दादा भाई नौरोजी कहते थे कि अंग्रेज यहाँ से, हमारे भारत से लेके चले जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं ना। तो लेकिन इसमें कौन एक था जो विश्वास नहीं करता था? तो कौन हो सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी करते थे, आरसी दत्त करते थे, एमजी रानाडे ये भी करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खां ये विश्वास नहीं करते थे। ठीक, आईएएस में क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। ये किसके प्रति वफादार थे? ये पहले तो सही थे, ये शुरू में जब ये आए राजनीति में तो सही थे, लेकिन बाद में ये किसके प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो गए, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, याद रखिएगा। इनका ये मतलब था कि अगर मुस्लिम जो समाज था उनका अगर विकास करना है, तो ये जो सर सैयद अहमद खां है, तो ये कहते थे कि अंग्रेज सत्ता भारत में बनी रहना चाहिए। ठीक है, तो इनका कुछ अलग ही सिद्धांत था। तो लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी, आरसी दत्त और एमजी रानाडे, ये दादा भाई जी के नौरोजी के ड्रेन थ्योरी, जो मतलब आपका यहाँ से धन निकाल दिया जा रहा है ना, वहाँ पे जा रहा है इंग्लैंड में, उस पर विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 18वीं सदी में, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, देखिए 18वीं सदी में लिखा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बंगाल से निर्यात करते थे, बंगाल से, याद रखिएगा, बंगाल से जो वस्तुएं निर्यात होती थी वो क्या थे। तो ये बताइए कौन कौन सी वस्तुएं, पहले बंगाल में ही तो अंग्रेज अपना सब कुछ स्थापित किए थे, तो वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं ये निर्यात करने लगे थे। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं थी बताइए। तो इसमें कौन सी थी, अब देखिए कैसे आप याद करेंगे।
मसाले तो हो नहीं सकते, क्योंकि मसाले तो आपका जो ये केरला है यहाँ साइड होता था, दक्षिण में ज़्यादा मसाले होते हैं, ठीक है। मसाले अब भी सबसे ज़्यादा दक्षिण में ही होते हैं, तो मसाले होंगे वहाँ पे। जैसे नहीं आ रहा, 2018 का क्वेश्चन है, तो ऐसे इसको काट सकते हैं। तिलहन देखिए, तिलहन किस मौसम में, अभी जैसे आप सरसों अभी बुआई चल रही है सरसों की, तो अभी क्या बारिश, सरसों तो बो दिया गया, हो गया होगा, कुछ बड़े भी हो गए होंगे, तो अभी बारिश का मौसम तो है नहीं, पानी को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो सरसों, तो जहाँ पे वहाँ बंगाल में तो आपका नदी इतनी सारी है, बारिश इतनी सारी होती है, तो सरसों के लिए वहाँ उतना अनुकूल नहीं है जितना आपका राजस्थान का क्षेत्र अनुकूल है, ये आपका पूर्वी, ये मतलब आपका पश्चिमी यूपी का क्षेत्र अनुकूल है, ये सब जितना आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र अनुकूल है, उतना आपका बांग्लादेश आप कह सकते हैं या बंगाल कर सकते हैं, जो पहले एक ही में सब था, उतना अनुकूल नहीं है, तो तिलहन आपका नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, चीनी, नमक, जस्ता, सीसा। अब देखिए, शीशा, शीशा कहाँ होता है, शीशा जहाँ रेत होगा वहीं शीशा होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे एलिमिनेट किया जाता है वहाँ पे, क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो शीशा कहाँ होगा, जहाँ पे रेत होगा वहीं शीशा होगा, क्योंकि रेत से शीशा बनता है। तो से रेत कहाँ होगा आपका, अपने, अब जैसे अपना ये इंडिया है, तो इसी साइड तो रेत है, जहाँ पर राजस्थान है इसी साइड तो रेत है, तो ये भी आपका कट गया। अब वहाँ पूछा है बंगाल से, तो यहाँ तक जाने के लिए कपास होगा, रेशम होगा, सोरा होगा, अफीम होगा, ठीक है। तो आप रख लीजिए कपास, रेशम, सोरा, अफीम। यहाँ भी मान लीजिए आपको नहीं पता है, लेकिन ये सब तो तिलहन से हम काट दिए, सीसा से काट दिए, मसाले से काट दिए, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिए। तो कपास, रेशम, सोरा, अफीम, ये सही होगा डी वाला। कई क्वेश्चन हमें हमेशा वहाँ सब क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना जान लीजिए, कोई कितना भी पढ़ने वाला हो किसी को नहीं आएगा सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द इम्पीरियल, याद रखिएगा, शब्द इम्पीरियल का प्रयोग किया जाता, तो शब्द जो इम्पीरियल है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था, इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रयोग जानते हैं तो किसके, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों लिए, मतलब अगर इम्पीरियल कोई सामान आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये इंग्लैंड है, मान लीजिए इंग्लैंड इधर ही ना, तो और ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ से जब कोई सामान आ रहा है भारत में, तो वो जो आयात हो रहा है भारत में, उस पर एक विशेष छूट दिया जाता है। जैसे अभी मोदी जी कहें कि एप्पल अब आएगा, जो अमेरिका से एप्पल भारत में आएगा, तो उस पर हम विशेष छूट देंगे कि ताकि पूरे इंडिया में गरीब के पास एप्पल की मोबाइल हो जाए। तो ऐसे ही पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामान आता था, उस पर इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो उस पर बहुत ज़्यादा छूट दे दी जाती है, विशेष रियायत दे दी रियायत मतलब छूट, बहुत रियायत दे दी जाती थे, तो उसको क्या बोला जाता था, इम्पीरियल प्रेफरेंस। अभी जैसे आज हम जीएसटी ये सब बोलते हैं, मतलब छूट वूट के लिए, तो वो पहले इम्पीरियल प्रेफरेंस बोला जाता था, उनको बहुत छूट दिए, क्योंकि उन्हीं यहाँ पे राजा थे, मतलब राजा क्या, मतलब वहीं ये शासक करते थे भारत पे, वो जितना छूट सोचेंगे उतना छूट मिल जाएगा, उतना जैसे उनका वस्त्र है, जितना चाहे महंगा बेचे चाहे सस्ता बेचे, उन्हीं का राज चलता था, तो वही इम्पीरियल होता था छूट वाले के लिए, ठीक है। इतना मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि आपको भूले ना, ब्रिटिश भारत में आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा बनाया गया था, अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त ये जान लीजिए। अभी देखिए पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है किससे किया गया था, इस पर किससे किया गया था, तो अभी किससे किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, याद रखिएगा, जमींदारों से। अभी देखिए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त लाया कौन था, गवर्नर कौन था, तो हम क्या पिछले वीडियो में हमने ट्रिक से बताया था कि कॉर्नवालिस, कैसे याद करेंगे कॉर्नवालिस, ये देखिए कॉर्न मतलब क्या होता है, कॉर्न फ्लेक्स, जो दूध में डाल के कॉर्न खाया जाता है ना, जिसको हम सब भुट्टा कहते हैं, अमेरिका वाले उसको, अमेरिका का मैं कॉर्न क्यों लेता हूँ नाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भुट्टा सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही होता है। अब देखिए कॉर्न, तो अमेरिका वाले इसको कॉर्न बोलते हैं, हम सब इसको भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भुट्टा है सबसे कॉर्न, जब इसको कॉर्न को खाया जाता है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, अस्थायी रूप से एनर्जी आ जाती है। तो अस्थायी रूप से एनर्जी किसके कारण आती है, कॉर्न खाने से, तो अस्थायी बंदोबस्त
वो कहलाता है, क्या कहलाता है, अस्थाई बंदोबस्त कहलाता है। आपको याद हो गया, अगर अस्थाई बंदोबस्त पूछे तो कॉर्नवालिस। इसको क्या कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त क्या कहते हैं, जमींदारी। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया ना रहे कि अस्थाई बंदोबस्त किसको कहते हैं, अगर जमींदारी बंदोबस्त किया रहे तो जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्या, इस्तमरारी। तो इस्तमरारी बंदोबस्त अगर कोई किसको कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त को कहा जाता है। ये किससे द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा, जमींदारों के द्वारा किया जाता था। इसमें ये अंग्रेज कहते थे, जैसे ये किसान है, ये मान लीजिए छोटे छोटे यहाँ पर किसान है, ये किसान का घर है, और ये एक बड़ा सा जमींदार का घर है, और ये यहाँ पर अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज यहाँ नहीं जाते थे, यहाँ नहीं जाते थे, अंग्रेज डायरेक्ट कहाँ जाते थे, ये यहाँ पे जाते थे, किसके घर, ये जमींदार के घर जाते थे। कहते थे आप इनसे हमको, अब ये जो मतलब जितना भी कुछ सामान होता था खेतों में, धान गेहूँ मतलब जो भी होता था, उसको आप लगान के रूप में हम यहाँ आप इकट्ठा करिए, और हमको कितना आप लेंगे कितना हम लेंगे ये डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर लिए कितना हम लेंगे। तो कंपनी को कितना देना था, कंपनी को देना था 10/11, याद रखिएगा 10/11। और ये कंपनी वाले कहें आप थोड़ा सा यहाँ से ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 1/11 आप ले लीजिए। तो 10/11, अगर 10/11 प्लस 1/11 जो नीचे वाला सेम रहता है तो 11 हो गया, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 11/11 मतलब 1 आ गया। मतलब 100 में इतना ये ले लिए 10/11, 1/11 ये ले लिए। तो मान लीजिए 10 मिला तो 10/11, 1/11, ठीक है। ये जमींदारों को हो गया, और ये क्या हो गया, अंग्रेजों को। अब ये जितना जो बचता था बेचारे ये ले लेते थे, मतलब कुछ छुपा छुपा कर अगर कुछ बच जाता था तो ये अपना गुजारा बसरा किसान कर लेते थे। अब ये अंग्रेज इनसे डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होते थे, ये इन्हीं जमींदारों से अपना ये हिस्सा ये अंग्रेज लेके चले जाते थे, और ये हिस्सा अपना जमींदार रख लेते थे, ये इनका शोषण होता रहता था, ठीक है। ये तो इतना याद रख लीजिए। अब ये पूछा जाता है, ये अभी हम एक बार फिर से बता दें, क्या हम अभी बताएं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने लाया था। इसको और क्या कहते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त इसको कहते हैं। किससे किया गया था, ये जमींदारों से किया गया था, यहाँ अंग्रेज नहीं गए थे। इतना आपको याद रखा, अंग्रेज कितना लेते थे, 10/11 लेते थे, जमींदार कितना लेते थे, 1/11 लेते थे। अब आपके दिमाग में होगा सर ये कहाँ कहाँ किया गया था, तो ये बताइए, बता दीजिए कहाँ कहाँ किया गया था। तो ये भी हम बता देते हैं, सॉरी, भारत माता का नक्शा अगर सही से नहीं बन पाएगा तो इसके लिए सॉरी, मैं पहले से आपसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए कहाँ कहाँ से किया गया था, ये हम बता देते हैं आपको। ये कहाँ किया गया था, बंगाल से किया गया। तो ये बंगाल वाला, तभी हम मैप आपसे बनाए, ठीक है। ये बंगाल वाला एरिया था, यहाँ पे किया गया था। तो बंगाल वाला, ये यहाँ बिहार था, पूरा बिहार से किया गया था। यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा से पूरा किया गया था, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश का यहाँ वाराणसी है, तो नीचे ही वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे वाराणसी है। तो मतलब ये पूरा जितना एरिया है ये आपका किया गया था जमींदारी, ठीक है, याद रखिएगा ये जमींदारी, ठीक है। तो उसमें रैयतवाड़ी में मत कन्फ्यूज हो, रैयतवाड़ी कहाँ किया गया था, ये जो ये एरिया है आपका, ये वाला एरिया यहाँ पे, और थोड़ा मुंबई से यहाँ रैयतवाड़ी। महलवाड़ी ये पश्चिमी भाग में किया गया था, महलवाड़ी, अभी वो सब भी बताएंगे। इतना तो आपको पता चला गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, और उत्तर प्रदेश के बनारस के क्षेत्र में किया गया था, ये इतना पता चल गया। और क्या आपको इसमें याद रखना है कि कितने प्रतिशत भाग पर ये शामिल था, ये भी पूछा जाता है। तो ये 100% में 19% भाग पर ये शामिल था, याद रखिएगा 19% भाग पर ये शामिल था। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि अस्थाई बंदोबस्त है क्या, तो आप पहले कहेंगे ये कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। दूसरा क्या कहेंगे कि इसको और क्या बोला जाता है, इसको इस्तेमारी का बोला जाता है, इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस्तेमारी, जमींदारी, या आप बोल सकते हैं सूर्यास्त वाला जो होता है, जो सूर्यास्त जो व्यवस्था, कि इसमें क्या होता है, सूर्यास्त वाला क्या होता है, क्या सूर्यास्त से पहले इनको लगान जमा करना होता था,
ये अंग्रेज़ों को या किसानों को, ठीक है, ये सब व्यवस्था को। तो इस्तेमारी ज़मींदारी ये सब व्यवस्था ये कहाँ पे लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये आपका बनारस के कुछ भागों में लागू हुआ था, ठीक है। कितना अंग्रेज़ लेते थे? 10/11 अंग्रेज़ लेते थे, 1/11 जमींदार लेते थे। कितने परसेंट भाग पे? 19% भाग पे ये पूरे मतलब जितना अंग्रेज़ों का शासन जहाँ जहाँ था, अंग्रेज़ों के पूरे शासन का 19% भाग पे ये लागू होता था, ठीक है। इतना आपसे लिया। अब यहाँ पूछा था अस्थाई बंदोबस्त किससे किया जाता था? तो ये जमींदारों से किया जाता था। अंग्रेज़ यहाँ गए नहीं गए, यहीं से लेके आते थे, यहाँ से लेके जाते थे। तो यहाँ आए और यहाँ लेके चले गए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, वही जो अस्थाई बंदोबस्त है वही चिर अस्थाई कहती हैं। IAS वाले पूछे हैं ना, तो कुछ तो हिंदी वाला ट्रिपिकल शब्द देंगे ही। अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई है कि अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई है। उपेक्षा मत लीजिए, हिंदी वाला वर्ड भी समझिए। अपेक्षा की, उनसे आशा की गई है कि वे खेतियर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो बताइए इसका कारण क्या था? तो मतलब जैसे यहाँ अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ इनसे कहें जमींदार से कि आप सबको पट्टा ज्वाइन करिए, पट्टा जारी कर दीजिए। तो लेकिन जमींदार ऐसा नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर किसानों का कभी ऐसा हुआ है कि किसान का तो ये जमींदार शोषण करते थे? तो यही है। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसको भी बाद में देखें। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। जब देखिए यहाँ पे IAS वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। आशा किससे की गई है? जमींदारों से की गई है ना। तो इसकी जब आशा की गई है तो जिम्मेदारी कैसे ब्रिटिश सरकार की बन जाती है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपका। ये खेतिहर की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त ये तो नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है। याद रखिए, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। अब यहाँ लिखा गया जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। हाँ, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ठीक है। तो जमींदारों के ऊपर सरकार का कोई नहीं, क्योंकि ये भी अपने आप में मतलब नेता कहते थे कि ये सब जमींदार थे। जमींदार तो जानते ही होंगे। तो यही वाला सही हुआ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? BPSC में पूछा गया है कि जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यह देखिए, यहाँ लिखा गया है जमींदारी प्रथा। ये जमींदारियों से लागू किया गया, जमींदारों को दिया गया था कि आप लागू करिए। तो ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन आपका एक आंसर तो ऐसे कट गया। बचा 3, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना कैसे? इसमें तो जमींदारों का ही अधिकार था पूरा, उनका लगान लेना, लगान देना अंग्रेज़ों को, तो पूरा अधिकार तो ये भी कट गया। जमींदारों के लिए ज़मीन का वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार ये नहीं है। भू राजस्व का निर्णय, अब देखिए सबका नेता कौन था? अंग्रेज़ थे सबके नेता। तो उनको क्या चाहिए था? उनको इससे कोई मतलब नहीं कौन भूमि ले रहा है, कौन भूमि दे रहा है। उनसे सिर्फ यही मतलब था कितना पैसा इंडिया से लिया जाए और इंग्लैंड भेजा जाए। तो उनका मेन मतलब था भू राजस्व का निर्णय करना। याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, भू राजस्व। अब देखिए यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। कितने परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू, कितने परसेंट क्षेत्र पर? 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। याद रखिएगा 19। ये परमानेंट सेटलमेंट किससे किया गया था? किसानों से या जमींदारों से? जमींदारों से। याद रखिएगा, जमींदारों से। IAS में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ कहाँ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, ये हिस्से में लागू किया गया था, पूर्व वाले साइड में। और क्या इसमें याद कर सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। और क्या याद कर सकते हैं इसमें किसके द्वारा लाया गया था? तो परमानेंट एनर्जी किससे मिलती है? कॉर्न से हमको परमानेंट एनर्जी मिलती है, तो कॉर्नवालिस। इतना याद रखिए। रिक्त स्थानों को, बंगाल, बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब लाया था? 1885 में। याद रखिएगा 1800। अब पूछेंगे कि लाया क्यों गया था? जो कॉर्नवालिस ने 1793 में, देखिए कितना लंबा समय था, लाया था। उससे क्या हुआ? अंग्रेज, वो आपका किसान और जो भूमि मालिक जमींदार थे, इनके बीच मतलब वो टेंशन होने लगी, किसान विद्रोह करने लगे। तो इसीलिए ये सिस्टम लाया गया था। बिहार में आया है, ठीक है, याद रखिए बिहार वालों के लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध था? तो बताइए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। अब देखिए इसके बारे में बता देते हैं। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो हम बता दिया था, अब रैयतवाड़ी हम समझ जाते हैं। ये देखिए, ये आपका इंडिया हुआ, ठीक है, ये आपका इंडिया हुआ, सही तो बना नहीं, ये आपका इंडिया हुआ, ठीक है, इंडिया हुआ। अभी इंडिया पूरा तो नहीं बताया क्योंकि हमको यही काम ही है, इतने दूर में काम ही है। अब देखिए यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसको किसने लाया था? पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो कॉर्नवालिस तो होगा नहीं, जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, सही उत्तर। तो ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। देखिए कितना आराम से IAS 2017 में कॉर्नवालिस सिर्फ याद किए थे, जहाँ था उसको हटा दीजिए, सिर्फ आपका कौन सा होगा? 2 और 3। IAS प्री 2017 में लोग कहते हैं IAS का कितना टफ पेपर होता है, देखिए कितना सिंपल पेपर हो गया। IAS 2017 का क्वेश्चन कितना आराम से, अकाउंट वाले सबको याद ही है, ये आपका है उससे अस्थाई, तो यहाँ होगा ही नहीं। अब देखिए रैयतवाड़ी के बारे में पूरा समझ लीजिए। रैयतवाड़ी पहली बार कब आया था? तो रैयतवाड़ी पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में कब ला गया? तमिलनाडु की, याद रखिए, 12 महल क्षेत्र में। यहाँ तमिलनाडु था, यहाँ पूरा ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया पूरा था, तो यहाँ 12 महल, तो 12 महल क्षेत्र था। तो यही इसी में 12 महल क्षेत्र में सर्वप्रथम लागू किया गया था। अब पूछेंगे कब लागू किया गया था? 1793 पहले की बाद में? तो याद रखिएगा 1700 वो ये 93 ना, इससे 1 साल पहले ही लागू किया गया था 1792 में। तो ये 1793 में नहीं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में पहली बार लागू किया गया था तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। याद रखिएगा तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। अब पूछेंगे इसको लागू किसने किया था? ते भी तो हो सकता है, तो इसको लागू किसने किया था? तो उस समय कौन थे? अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, वो मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में थे, तो उन्होंने लागू किया था। ये जो अलेक्जेंडर रीड थे यही लागू किए थे 1792 में। अब थॉमस मुनरो का यहाँ कहाँ पे वो इसमें एंट्री होती है? तो एंट्री इनकी होती है 1809 में भी एंट्री हो जाती है, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में। लेकिन अच्छी तरह से अगर पूरी तरह से लागू किया तो 1820 ईस्वी में। थॉमस मुनरो ना, हेक्टर मुनरो से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वो बक्सर का युद्ध वाला, ये थॉमस मुनरो है। तो 1820 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर बनने पर ये पूरे मद्रास में ही लागू कर दिया। क्या? आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त में एक चीज़ याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, वहाँ पे क्या था, बीच में जमींदार आ जाते थे। तब यहाँ जमींदार ये आपका कौन से हैं? अंग्रेज हैं, ये आपका अंग्रेज हैं। तो ये ब्लू आप जितना दिख रहे हैं ये मान लीजिए इंग्लिश हैं। जमींदार हैं ये, इनका पत्ता साफ, इनको कुछ नहीं, इनको हम मिटाई देते हैं। अब यहाँ पे जो हम वो बनाए थे ये किसान छोटे छोटे, ये डायरेक्ट किसानों से, ये जमींदार, इसमें जमींदार ये ख़त्म हो, क्रॉस का चिन्ह है, मतलब यहाँ जमींदार नहीं है। तो ये जमींदारों से, ये किसानों से डायरेक्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था लिया जाता था। तो ये किसानों से, ये अंग्रेज़ थे या कंपनी कुछ भी कहिए, और ये किसान थे, तो ये किसान थे छोटे छोटे, इन्हीं से लिया जाता था, डायरेक्ट लिया जाता था, ठीक है, रैयत डायरेक्ट लिया जाता था। अब पूछेंगे ये कहाँ कहाँ पे लागू था? तो ये मद्रास वाला तमिलनाडु जो अभी बोला जाता है ये हिस्सा, और ये मुंबई का हिस्से में भी कुछ लागू हुआ था। तो ये तमिलनाडु मतलब मद्रास और मुंबई, तो मद्रास मुंबई मतलब बहुत बड़ा एरिया था, मद्रास ही इतना मुंबई ही इतना बड़ा, और मद्रास ये लगभग तो बड़ा एरिया है। तो लेकिन वो अब कितना 19% पर लगा था अस्थाई बंदोबस्त, ये कितने परसेंट पर लगेगा? 51% क्षेत्रफल लगा था। तो 51% क्षेत्रफल ये लगा था, याद रखिएगा। मद्रास, बम्बई और पूर्वी बंगाल और असम के कुछ हिस्से, लेकिन वो सब ज़्यादा मत याद करिएगा, ज़्यादा यही याद करिएगा मद्रास और बम्बई, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ लगा था। तो ये कुर्ग में भी कुछ लगा था, असम के कुर्ग में, क्योंकि यहीं पास ही में था असम, तो यहीं असम के कुर्ग में लग गया था। तो उसको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यही याद रखिएगा।
मद्रास और मुंबई में। ये कितने परसेंट क्षेत्र पर? 51% क्षेत्र पर। कितने, किसका नाम इसमें आता है रैयतवाड़ी में? अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। इसका 2 डेट याद रखना है, 1792 में और एक 1820 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, 1792 में, 1820। 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने लगाया था, 1820 में टॉमस मुनरो ने लगाया था। याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने। आई होप आपको रैयतवाड़ी भी समझ में आ गया होगा। वो 19% था, ये 51%। अब हम 51 और 19 जोड़ते हैं, कितना होगा? 9 1 10, 5 1 6, 1 7। अब बचा कितना? 30%। महलवाड़ी 30% आएगा। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। अब बताइए, कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी झारखंड में आया है। देखिए 2021 में भी ये शुरू की गई थी। तो हम पहले देखें अस्थायी बंदोबस्त। हम अस्थायी बंदोबस्त कहाँ किए थे? ये जो मद्रास का ये जो बंगाल का एरिया था पूरा, वहाँ पे। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहाँ थी? मद्रास के एरिया में। तो पंजाब है, काट दीजिए। ये अस्थाई कह रहा है, पहले अस्थाई आएगा, तो पहले यहाँ मद्रास दे दिया, तो ये भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अस्थाई पहले बंगाल में, पंजाब तो ठीक है, ये बंगाल और मद्रास में। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन था। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। हेक्टर मुनरो आए तो बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो भी याद रखिए। तो सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। ठीक, कौन से बंदोबस्त से? तो कौन सा बंदोबस्त? टॉमस मुनरो, अभी हम क्या करें, 1820 में, या 1820 और उससे 27 तक गवर्नर थे मद्रास के, याद रखिएगा। सर टॉमस मुनरो 1820 में किस बने? रैयतवाड़ी। 2 लोग थे, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। ये अलेक्जेंडर रीड ने कब लगाया था मद्रास में? 12 महल जिले में पहली बार 1792 में। ये कॉर्नवालिस से, अस्थाई वाले कॉर्नवालिस से पहले लगा दिए थे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लगाया था? 1820 में टॉमस मुनरो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए PCS 2000 में क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की? अभी हम बताएं, मैप के थ्रू हम दर्शाए थे कि जब रैयत आ जाए तो यहाँ आएंगे, और बम्बई और मद्रास में, और अस्थाई आ जाए तो यहाँ आएंगे। ठीक है, ये 19% क्षेत्रफल, ये दोनों 51% क्षेत्रफल, और जितना बचा 30% तो महलवाड़ी आएगा भी, वो भी बताएंगे। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो रैयतवाड़ी कहाँ? मद्रास में आपका लागू होगा, बम्बई में, या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, दोनों। तो आपका डी वाला सही होगा। IS 93 में आया है, 2001 में आया है, 2011 में आया है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। तो आइए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ आरंभ की थी? तो बताइए, बंगाल में? नहीं, बंगाल में तो अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस वालिस। ठीक, याद रखिएगा। कितने? 19% क्षेत्रफल। किससे लिया जा? जमींदारों से लिया। IS में क्वेश्चन आया था कि किससे लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त? ये जमींदारों से। और ये रैयतवाड़ी, ये किसानों से। ठीक है, किसानों से डायरेक्ट, उसमें जमींदार का कोई हाथ नहीं था। अब देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की गई थी, कहाँ से आरंभ की गई थी? तो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी से। पहले तमिलनाडु के 12 महल जिले में ही तो लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित, देखिए कितनी बार पूछा, IS पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है आपका, तो IS का पेपर होने वाला है ना अभी मई या जून में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम कह रहे थे कि यहाँ पे कौन बनाए थे? हम यहाँ पे अंग्रेज बनाए थे, इंग्लिश कंपनी या अंग्रेज कुछ भी बनाए मान लीजिए। और यहाँ पर क्या बनाए थे? यहाँ पर हम किसान, छोटे छोटे किसान बनाए थे। तो ये छोटे छोटे किसान से, जमींदार तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो डायरेक्ट लिया जाता था, तो किसानों द्वारा सीधे लगान लिया जाता था। हाँ सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। अब पूछेंगे ये रैयत क्या होता है?
और रैयत जानते क्या होता है? रैयत माने किसान। अगर यहाँ पे लिख देता, क्योंकि आईएएस में पूछा गया है, तो आईएएस में सीधे तो लिखेगा नहीं, कुछ तो क्लिष्ट लिखेगा ही। रैयत माने किसान होता है। अगर कहीं पूछ ले आपका पर्यायवाची आ जाए रैयत क्या होता है, रैयत माने किसान। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो हाँ ये सही है, रैयत को पट्टे देती, क्योंकि यहाँ जमींदार कहाँ आएंगे, जो डायरेक्ट ही इनसे मतलब संबंधित है किसानों से। ठीक है, तो यहाँ किसान लिख देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और किसान से मतलब जो अंग्रेज थे वो किसानों से डायरेक्ट पट्टे देते थे। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये कह रहे थे अगर जब कर लगाना है पहले, तो पहले आप भूमि का सर्वेक्षण कर लीजिए कि वो कहीं परती ज़मीन ना आपके, मान लीजिए आप एक रैयत हैं, आप किसान हैं, मैं भी एक किसान ही हूँ। तो देखिए मैं एक किसान हूँ मान लीजिए, और मेरे पास लगभग मान लीजिए 15 बीघा खेत है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 15 बीघा खेत है। 15 बीघा में मेरे पास जो 10 बीघा खेत है ये वाला, ये तो सही है, लेकिन ये 5 बीघा खेत मेरे पास है, ये परती है। अब जब परती किसान खेती होगी, परती अब जो होती है खेती, परती हो चाहे जो हो, उसमें रोटावेटर आ जाता है और मशीनें आ जाती हैं, बड़े बड़े हाथ पावर के ट्रैक्टर आ जाते हैं, तो ट्रैक्टर ये परती वाले ज़मीन सही हो जाती है। लेकिन पहले क्या, पहले तो बैल ही थे, बैल बेचारे कितने कर पाते, जो सही ज़मीन थी उसी को जोतने में उनकी मतलब बेचारों की हालत ख़राब हो जाती थी। और वो इतने परती वाली ज़मीन, तो परती वाली नहीं, तो इसीलिए क्या कहा गया, कर लगाने से पूर्व सर्वेक्षण कर लिया जाता था अंग्रेजों के, ये सही काम करते थे, सर्वेक्षण कर लेते थे। 5 बीघा परती निकल गया, तो हाँ हटा दीजिए। आपका कितना बचा, ये बचा है आपका 10 बीघा, तो इसी 10 बीघा पे ही लगाते थे। तो ये क्या है, 10 बीघा पे मतलब 10 बीघा बचा, तो रैयत वाड़ी ये मतलब अगर मान लीजिए 15 पूरा लगाते तो उनको वो देते थे कि हाँ इनका 5 बीघा पड़ती है, तो लगभग जितना बनता है उतना ही ले जाए, मतलब ज़्यादा नहीं। तो कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था इसमें। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका तीनों सही है। तो अभी ABCD ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये थोड़ा सा वो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। 1 2 3 ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत से अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ठीक है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए कूट का सही है, ये नीचे होना चाहिए, कूट में कौन सा सही है, तो बताइए कौन सा इसमें आपका सही है। अब देखिए आपका कैसे, देखिए दिमाग में कुछ मत लिखिए, दोनों कैसे सही होगा। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। हाँ ये तो एकदम सही है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका रैयतवाड़ी लागू कर दी, यहाँ पे आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दी, यहाँ पर आपका पश्चिमी क्षेत्र में महलवाड़ी लागू कर दी, पंजाब के क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अलग अलग व्यवस्था लागू कर दी, तो ये तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा कह रहा, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। अब कह रहा भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पे जो किसान थे ये डायरेक्ट कंपनी से इन्वॉल्व थे, क्या रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट कंपनी से इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश सरकार से अपना जो लगान उगान देता था ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। यहाँ पे था जमींदारों से, तो यह जमींदारों कौन ज़्यादा शोषण कर रहा, कंपनी हो सकता है ज़्यादा शोषण करे या जमींदारी लोग ज़्यादा शोषण करें, तो उसमें उनका अलग अलग वर्ग बढ़ गया। तो अलग अलग वर्ग, अगर सब जगह एक ही होता तो किसान एक ही होते हैं, लेकिन हो सकता है अभी ये तो बता नहीं सकते कि जमींदार ज़्यादा शोषण करते थे या किसान ज़्यादा शोषण, वो ब्रिटिश ज़्यादा शोषण करते थे, लेकिन शोषण तो दोनों करते थे। इसीलिए इनका तो दोनों लोग का क्या होगा, हो सकता है यहाँ के किसान जमींदारों से खुश हों, यहाँ के किसान हो सकता है ब्रिटिश से खुश हो, लेकिन खुश तो कोई नहीं था। लेकिन आपका अलग अलग वर्ग तो बन ही गया कि इनको ज़्यादा हो सकता है जमींदार ले लें या ये सकता है ये कम ले लें, तो अलग अलग वर्ग बन ही गया वहाँ पे। तो ये आपका सही है, तो A और R दोनों ही सही है, सही व्याख्या करता है। देखिए PCS 2020 में आया है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब हुआ, 1900 में, याद रखिएगा 1900 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है,
इसमें क्या होता था, पंजाब भूमि, इसमें जो कृषकों की भूमि थी पहले किसी किसी को दे दिया जाता था ऐसे, ठीक है। तो वो जो कृषि नहीं करते थे उनको भी दे दिया जाता था उपहार स्वरूप। लेकिन ये 1900 में बंद कर दिया गया कि अब कृषकों की भूमि को गैर कृषकों को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1900 में बीपीएससी 2017 में आया था। देखिए बीपीएससी ने बिहार से भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था और पंजाब से भी ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ देखिए असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आर ओ यारो 2016 में आया है। तो आर ओ वाले बहुत फैक्ट पूछते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो असम में तो कब हुई थी, 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1839 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था, प्रथम अंग्रेज और अफगान युद्ध हुआ था। कौन था उस समय ये गवर्नर जनरल भारत का, ऑकलैंड था। तो प्रथम अफगान युद्ध 1839 में हुआ था। और ये 1839 में ये हुआ था चाय कंपनी की स्थापना होती। ऐसे ही आप हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ा करिए, कोई भी अगर डेट आ जाए उससे रिलेटेड कोई अच्छा इवेंट हुआ है, पहले भी हुआ था, तो वह उसको याद रखा करिए, ठीक है। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 18 था, इतना तो याद हो गया। अब पूछ सकता है इस कंपनी का नाम क्या था, ठीक है, नाम क्या था। तो द असम कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा इस कंपनी का नाम था द असम कंपनी, द असम कंपनी। तो द आसाम कंपनी इसका नाम था। ये अब भी चलती है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है, अभी सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो ये भी देखिए 2021 में आया है आपके आर ओ 2021 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाया हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। तो सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत भाग होता था। तो मतलब इनका कहने का मतलब जो ब्रिटिश मतलब भारत पूरा था, जितने मतलब मान ली भारत है इतना ब्रिटिश है, तो सैन्य बल पर कितना वो खर्च करते थे, तो वो 40% खर्च करते थे। याद रखिएगा 40% सैन्य बल पर खर्च कर देते थे, चाहे लोग भूखे मरे। बंगाल में आ रहा है अकाल, आ रहा है उड़ीसा में अकाल आ रहा है, हर जगह अकाल आ रहा है, लेकिन वो 40% कहाँ खर्च करते थे, सैन्य पे खर्च करते थे, ताकि कोई आके दूसरा आक्रमण ना कर सके, ये हर या दूसरी विदेशी कंपनी, कोई यूरोप की अगर कंपनी है, तो ये सैन्य बल पर 40%, मतलब ये 40%, कहीं कहीं कुछ और परसेंट दिया है, लेकिन आप 40 लिखिए, जो अभी आयोग ने माना था 40, तो 40 ही रखिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपना ड्रेन थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम बताए थे ड्रेन थ्योरी सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने नहीं माना था। सही व्याख्या नीचे कौन कर, अब सही व्याख्या कथन में आती है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा सकता है। ये कह रहे हैं देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा सकता है। यहाँ कह रहे हैं भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत की कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यही सही है, इसमें देखिए सोचने की क्या बात है। ड्रेन थ्योरी क्या होती है, ड्रेन मतलब उसको निकाल दिया जाता था भारत से, ये भारत है इससे निकाल के हम इंग्लैंड भेज देते थे, ठीक है, वो हम नहीं भेजते थे, अंग्रेज ही भेजते थे, तो वही ड्रेन थ्योरी है। तो ये इसमें एकदम सिंपल ही कुछ, इसमें कुछ ही नहीं था। ये पूछा जाता है इनकी एक पुस्तक आई थी, वो कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, 1901 में, याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है 1901 में। कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था, उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था, मतलब इनका कहने का मतलब जो उपनिवेशवाद आया था तो कुछ लोग ऐसे ही आलोचना करते थे कि यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये आर्थिक आर्थिक मतलब ये सोचते थे कि ये हमारा सब पूरा धन लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, तो आप इसमें क्या बताएंगे, दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी, आर.सी. दत्त भी थे, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीनों सही होगा, तीनों लोग। अब देखिए ये तीनों के अलावा और भी लोग थे, और एक याद रखिएगा जीवी कौन से थे, जीवी जोशी भी थे, जीवी
जोशी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, आधा अय्यर रहेगा, अय्यर भी थे। अच्छा, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, द हिंदू जो समाचार नहीं आता जो आप सब पढ़ते हैं, तो द हिंदू है उसके ये जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू समाचार पत्र के संपादक भी थे, याद रखिएगा, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक भी थे। और इसमें कौन से आएंगे जो आलोचक थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी आएंगे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले भी आएंगे। तो आपका ये आईएएस 2015 में आया, हो सकता है कभी इन सबको हटा के ये नाम दे दें, गोपाल कृष्ण गोखले दे दें, तो आप कंफ्यूज हो जाइए। ये तीनों लोग थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये सभी आलोचक थे आर्थिक उपनिवेशवाद के। और जीवी जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो बताइए किस दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा? तो कौन सा दल था? उदारवादी। ऐसे याद रखिए, हम सब इंडियन उदार है ही हैं, किसी को देखते हैं दया आ जाती है, तो उदारवादी ही दल होंगे, ठीक है। तो उदारवादी हम मतलब ये उससे लड़े। ये कब टिकट पे चुनाव लड़े? 1892 में, याद रखिएगा। ये भी लिबरल, अगर उदार ना लिखा रहे तो लिबरल याद रखिएगा, लिबरल, नहीं तो कभी उदार ना लिखा रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। इनकी पुस्तक क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब प्रकाशित हुई? 1901 में, याद रखिएगा 19। धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछ सकता है। धन का ये निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको क्या बताना है? ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। इनके बारे में इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताइए, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक ड्रेन, इस वही क्वेश्चन है, बहुत बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दादा भाई नौरोजी। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद रखिएगा। अनुयुद्धोदीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है आपका? 1 और 2 दोनों सही है। यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई। कैसे प्रारंभ हुई 1813 से? अब देखिए, 1813 के बाद ही उसमें कह दिया गया कि आपका ये कंपनी का शासन, मतलब कुछ लोग कुछ व्यापार को समाप्त कर दिया, खाली चीन और चाय के साथ व्यापार, और 1833 आते जाते सब कुछ समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो गए, सभी अपना अपना भोग विलास करने लगे, सबको परेशान करने लगे, सबको लेके मतलब सब कुछ जितना भी निर्यात होने लगा, सब कुछ बिना मतलब बहुत कम दाम चुकाए लेके जाने लगे अपना वहाँ इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दी। हाँ, तो जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जैसे कोई एक ही आपका व्यापार कर रहा है तो उतना कम, अब जैसे पूरा खुली छूट दे दी। मोदी जी ने कहा कि पूरा खुली छूट है, सब अपना अपना शासन करें, ठीक है। मतलब जैसे मोदी जी हैं और ये पूरा इंडिया है, तो यहाँ मोदी जी मान लीजिए बैठे हैं, तो यहाँ पे उनके कई मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हर जगह हर स्टेट में मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अब मोदी जी कह दिए सब लोग अपने अपने शासन करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, तब क्या होगा? सब अपना अपना लूट खसोट मचाएंगे। अब जब यहाँ पे मोदी जी कंट्रोल करेंगे तो इन सबको डर लगा रहेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति की प्रक्रिया को जब उस वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो ये सब लूट खसोट ज़्यादा मिल गया। तो अनुउद्योगीकरण के कथन में कौन सा सही है? तो मतलब ये अनुउद्योगीकरण, तो यही हुआ। इसमें क्या हुआ? अनुउद्योगी में भारत में ब्रिटिश जो उत्पाद थे उनका एकदम भूचाल सा आ गया, ठीक है। और भारत की वस्तुएं जो भारत के लोग बनाते थे वस्तुएं वो नहीं बिक पा रही थी, ठीक है। तो यही 1, 2 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी?
इसमें बताइए सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी। उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो अभी तो हम इसको पढ़ के आ ही रहे हैं, तो कर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या की। कभी पढ़े हैं हिस्ट्री में कि इन्होंने प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या की दादा भाई नौरोजी ने? नहीं, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड व्यक्ति थे। इन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण, ये सामाजिक से कभी सामाजिक, अभी हम पढ़ाएंगे आगे चल के सामाजिक भारत में, मतलब ये आपका ये दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, तो यहाँ पर इनका नहीं नाम मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका उन्होंने इस बात को व्यक्त की ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यही पहला वाला सही है और सब गलत है। IAS 2012 में आया क्वेश्चन, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। किसने यह विचार दिया कि भारत की आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने यह बताया? तो इस किसने बताया, याद रखिए दादा भाई नौरोजी। मतलब ये ब्रिटिश भारत की नीति घिनौनी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने बताया, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने बताया। दक्षिण भारत में सिंचाई अव्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बताइए, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे सिंचाई जो हो रही थी उसका अग्रदूत किसको माना जाता है? तो कैसे याद करेंगे, सर आर्थर कॉटन। जैसे गांव में होता है एक जो नाली होता है, उसी में यहाँ टुब्बुल है, तो उसको क्या बोला जाता है, याद नहीं है, बराहा शायद बोला जाता है। तो ये इसमें जब पानी आता है ना, तो कुछ लोग या नहर, छोटी नहर होती है तो काट लेते हैं, इधर इधर काट लेते हैं, इधर भी काट लेते हैं, इधर भी काट लेते हैं, तो ये यहाँ वाले खेत वाला पहुँच ही नहीं पाता है नहर का पानी, ठीक है। तो कॉटन याद रखिएगा, कॉटन से काट लेते हैं, ठीक, ऐसे याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। सर आर्थर कॉटन को सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है दक्षिण भारत में, सर आर्थर कॉटन को, ठीक है। तो सर आर्थर कॉटन को सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत का इतिहास औरंग राजकोष का प्रभावी, ठीक है, ये क्या लिखा गया है, औरंग राजकोष का। अच्छा, ये IAS का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपको ये करना चाहिए औरंग, इसके बाद यहाँ पे वो है, ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पे औरंग है, ये यहाँ पे बीच में लगा है, बेनियान है यहाँ पे बीच में लगा है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे है औरंग बेनियन मिरासिद, ये बीच में लगा दिया गया है। तो राज्य का नामिक राजस्व दाता, ठीक है, तो इतना यहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे, और ये अलग है, ये अलग है। औरंग को राजकोष का प्रभारी कहा जाता है, बेनियान को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मतलब बताया गया है, सही है कि गलत है। मिरासीदार को राज्य का नामित राजस्व दाता कहा जाता है। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही है? तो आपका देखिए औरंग को राजकोष का प्रभारी नहीं कहा जाता, ठीक है, राजकोष का प्रभारी, औरंग का अर्थ क्या होता है, गोदाम होता है। औरंग का पहले फारसी में वहाँ पे जैसे हम सब अब गोदाम कहते हैं ना अपना, जैसे जैसे कुछ चीज़ खेत में ज़्यादा हो गया तो उसको गोदाम में रख देते हैं। अभी जैसे आलू हुआ है, अभी आलू जब ज़्यादा हो जाएगा, पोटैटो जिसको आप बोलते हैं, उसको गोदाम में रख देते हैं। तो वो पहले उसको क्या बोला जाता था, औरंग बोला जाता था, फारसी शब्द है औरंग, तो इसको गोदाम बोला जाता था, गोदाम, औरंग को गोदाम। यहाँ पर मतलब सब कुछ रखा जाता है जो बिकता नहीं है, ठीक है। बनियान किसको बोला जाता है? तो बनियान एकदम सही है। बनियान किसको बोला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कैसे? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वो अंग्रेज का एजेंट नहीं है, भारत के जो कुछ लोग पढ़े लिखे हो जाते थे, जैसे सर सैयद अहमद खां, तो वो भी उन्हीं के एजेंट ही बन गए थे बाद में। पहले तो सही थे, बहुत सही थे पहले, बाद में एजेंट ही बन गए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अभी आप पढ़े हैं आगे कि ड्रेन थ्योरी सही है, तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट बनियान कहते हैं, ठीक है। और मिरासीदार तो राज्य का नामित राजस्व दाता, इसको कहते हैं मिरासीदार को राज्य का नामित राजस्व दाता, ये भी सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है। तो राजस्व का नामित राजस्व दाता बनियान, और उनको गोदाम कहा जाता है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन का एक परिणाम था। बताइए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था, क्या था? तो क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अब देखिए कैसे हो जाएगा 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो कैसे?
अब देखिए पहले क्या, हम सब जो कृषि किया जाता था हमारे मतलब पूर्वजों के द्वारा, वो सिर्फ खाने पीने की कृषि किया जाता था, ठीक है। धान हुआ, गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, इसी सब की कृषि। लेकिन जब से अंग्रेज आने लगे, वो अफीम का उत्पादन करवाने लगे, नील की खेती जो होती है आप सुने होंगे, उसका मतलब उत्पादन करवाने लगे। तो क्या हुआ इसका, और रबर की खेती करवाने लगे, कॉफ़ी की खेती करवाने लगे। पहले ये भारतीय जानते थे, हमारे पूर्वज तो जानते ही नहीं थे, आज भी हमारे पूर्वज कई हैं जो नहीं जानते, लेकिन वो सब आए, ये सब करवाने लगे। तंबाकू तंबाकू की खेती करवाने लगे, जूट की। अब क्या हुआ, इससे करवाने तो लगे, लेकिन इससे हमारे किसानों को फ़ायदा भी होने लगा, क्योंकि इससे पहले वो विनिमय किससे करते थे, धान देते थे तो कोई सामान पाते थे। तो धान गेहूँ लेने वाले बहुत कम थे, विनिमय मतलब क्या, एक वस्तु को दे के दूसरी वस्तु लेना। तो धान गेहूँ का उतना महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि सबके पास है। लेकिन नील, रबड़, कॉफ़ी, इसको कंपनियां खरीद लेती थी, कंपनियां आएंगे तो पैसा ज़्यादा देंगी ही, तो किसानों को भी थोड़ी राहत मिली, ठीक है। इससे उनकी मतलब आर्थिक हालत सुधरने भी लगे, ये भी मान सकते हैं थोड़ा लेकिन इससे सुधार तो बहुत कम हुआ, इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ा, क्योंकि नील की खेती कुछ लोग ज़बरदस्ती करवाते, जिनके पास ज़मीन थोड़ा थी वो सब कहते थे, किसान अंग्रेज़ कहते थे कि आप नील की खेती करिए। नील की खेती को वो खाने को भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा, हमेशा अच्छा भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हुआ है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है, याद रखिएगा, यही आपका सही होगा। तो भारत पर अंग्रेज़ों का शासन का परिणाम क्या था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ये सब खेती होने लगी, पहले ये सब खेती नहीं होती थी, ठीक है। तो 2018 का क्वेश्चन था आईएएस का। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की व्याख्या सही करता है। तो बताइए कौन सा जो मतलब भारत पर प्रभाव पड़े थे उसकी व्याख्या सही करता है, कौन सा प्रभाव पड़ा था। तो देश में अनेकों भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। ब्रिटिश उत्पाद के आयात में भारी शुल्क लगाया गया था, तो ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश का भारत में आता था ना, उस पर बहुत कम शुल्क लगता था, आराम से यहाँ पे तभी डंप कर दिया जाता था वहाँ का माल, यहाँ पर हमारे यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ से जो माल जाता था उस पर इतना भारी ड्यूटी लगा दिया जाता था, तो वो बिकता ही नहीं था वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ये इंडिया से जाके बाहर, ठीक है, वो मतलब इंग्लैंड में। भारत के वस्त्र उद्योग में बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हुआ, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों नष्ट हो गए, क्योंकि जब औद्योगिकरण हुआ है ना, देखिए 19वीं शताब्दी मतलब कि 1800 से के पूर्वार्ध, मतलब 1800 के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कंपनी आई, सब अपना अपना बड़ी बड़ी मशीनें आई, तो जो भारतीय छोटे छोटे थे जो हाथ से अपना बुनते थे, बनाते थे, उस सब क्या हुआ, उस सब का तो विनाश ही हो गया, क्योंकि जब मशीनें आ रही हैं 1 मिनट में कम से कम 50-60 तो निकाल ही दे रही हैं, और ये बेचारे जो छोटे कुटीर उद्योग वाले हैं, ये एक दिन में एक शर्ट बना रहे हैं। तो इन सब का फिर ये सस्ता भी हो गया, अब इनका महंगा भी, क्योंकि इनमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, और इनका तो सस्ता है। जैसे अभी चाइना वाला सामान है, इतना सस्ता मिलता है, क्योंकि वो फैक्ट्री में 1 मिनट में निकल जाता है, और यहाँ पे जो मेहनत करके बनाया जाता तो मेहनत लगेगा ही, ठीक है। तो उसका है भारतीय दस्तकारी के उद्योग नष्ट हो गए, ये पूरी तरह से नष्ट हो गए, यही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, यही प्रभाव पड़ा, दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, मेन यही आपके मतलब ये सब भी होना चाहिए, रेलवे लाइन भी चाहिए, लेकिन आईएएस ने जो माना है, लोक सेवा आयोग ने, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। भारत में उपनिवेशित शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस का संगठन थी। तो होम चार्जेस की कौन सा संगठन थी, ये बताइए। अब होम चार्जेस का मतलब समझ जाइए कि होम चार्जेज होती क्या थी। तो औपनिवेशिक शासनकाल जो था, उसमें इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी थे, वो मतलब सचिव थे, इंग्लैंड में स्थित भारत मतलब सचिव थे, वो भारत की ओर से जो व्यय किया जाता था, चाहे किस पे व्यय किया जाएगा, चाहे सार्वजनिक ऋण पर व्यय किया जाएगा, चाहे रेल लाइनें पर व्यय किया जाएगा, चाहे सैनिक और सामग्री पर व्यय किया जाएगा, तो वो क्या था, होम चार्जेस के अंतर्गत आता था, ठीक है।
तो वो होम चार्जेज। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पेंशन देने हेतु प्रयोग जाने वाली निधि, ये भी सही है। भारत के बाहर युद्ध अंग्रेजों द्वारा, नहीं ये गलत है। जैसे अंग्रेज इंग्लिश फ्रांस से लड़ रहे हैं तो उसमें होम चार्जेज वाला वो नहीं निधि था, ठीक है, ये गलत है, इसमें होम चार्जेज नहीं था आपका। जैसे भारत से अगर रिलेटेड है तो देखिए इंडिया में भरण पोषण वो होम चार्जेज है, भारत में अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन भत्ते वो भी होम चार्जेज है। अब ये भारत के बाहर कहीं आप युद्ध लड़ रहे हैं तो उससे होम चार्जेज में नहीं आएगा। तो ये वाला चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आप इसको मिलान करिए, इसको मिलान करिए। अब देखिए जजमानी किसको कहते हैं? जजमानी, जैसे हमारे यहाँ जजमान चलता होगा, अभी उत्तर भारत में हम सब रहते हैं, और जैसे कुछ लोग पश्चिम भारत से देख रहे होंगे तो उनके लिए नहीं, जैसे उत्तर भारत में की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर भारत में जजमानी व्यवस्था चलती थी। सॉरी, जजमानी व्यवस्था, जजमान क्या होते थे, मतलब ऐसे, मतलब अभी आप कभी किसी बुजुर्ग इंसान से पूछिएगा, अपने दादा दादी से पूछिएगा अगर होंगे, या किसी बड़े इंसान से पूछेगा, देखिए वो बताएंगे जजमानी क्या होती है। पापा से पूछिएगा कि जजमानी व्यवस्था क्या होती है। तो जजमान होते थे, तो जजमान एक मतलब गांव में ही होते थे जजमान, अच्छे मतलब। 12 बलूट क्या होते थे? 12 बलूट, तो 12 बलूट इनको कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 12 बलूट PCS में आया 2020 में, 12 बलूट महाराष्ट्र में। मिरासी, तो मिरासी किस में? तमिलनाडु में, याद रखिएगा मिरासी। अडाडे क्या? कर्नाटक में, तो अडाडे कर्नाटक में, मिरासी तमिलनाडु में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, जजमानी उत्तर भारत में, ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ए का पहला, तो ए का पहला हो गया, सब में है। 12 बलूट, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इसमें है। और मिरासी का तमिलनाडु, सी का चौथा, तो सी का चौथा, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तो डी वाला सही होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 32 क्वेश्चन था, लेकिन हमने ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने नए होंगे प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर तक आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो ये प्रीवियस ईयर आपके बहुत हेल्प करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए किसी टेस्ट सीरीज का, सब कुछ क्वेश्चन आप कर देंगे इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट ज्वाइन करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम मैप डालते रहते हैं ना, तो एक मैप है, जैसे वहाँ पे कुछ है तो उसको डोनेट करके डाल देते हैं। तो कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैप डालते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।